सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है आप स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो आज हम समझने जा रहे हैं प्रकृति के मूल बल। यानी प्रकृति के मूल बल कौन कौन से हैं। तो इस ब्रीफ डिस्कशन आज हम कर लेते हैं प्रकृति के मूल बलों को। उसके बाद में नेक्स्ट आने वाले चैप्टर्स में इनका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम जो प्रकृति का मूल बल है वो है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। वहीं दूसरा जो बल है विद्युत चुंबकीय बल। तीसरा है प्रबल नाभिकीय बल। और चौथा है दुर्बल नाभिकीय बल। ये प्रकृति के मूल बल है। यानी जितने भी आप देख रहे हो अलग तरह के बल, जैसे कि घर्षण बल है, कमानी का बल है, वो सभी इन बलों से उत्पन्न हुए हैं। यानी अगर हम इन बलों को अच्छी तरह समझ लिया तो उन बलों की जो घर्षण बल है, जो श्यानता बल है, जो वायु प्रतिरोध बल है, या बहुत सारे जो आप कमानी द्वारा लगाया गया बल है, इत्यादि प्रकार जो बल है, ये सब इन्हीं बलों से उत्पन्न होता है। यानी वो डिराइव्ड फोर्सेज है और ये जो है फंडामेंटल फोर्सेज है। तो सर्वप्रथम हम ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें। यहाँ पर हम ब्रीफ डिस्कशन के ही पढ़ेंगे। जो पहला चैप्टर है उसमें ब्रीफ डिस्कशंस पढ़ेंगे और आने वाले समय में इनका विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम देखते हैं गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण बल ये होता है कि प्रत्येक पिंड हर दूसरे पिंड को अपनी ओर खींचता है, यानी अपनी ओर आकर्षित करता है, और इस आकर्षण बल का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी जो विश्व का प्रत्येक पिंड है वो अपनी ओर हर वस्तु को आकर्षित करता है। जैसे ए व बी वही दो वस्तुएं हैं, तो ए बी को अपनी ओर आकर्षिट करता है, वहीं बी ए को अपनी ओर आकर्षित करता है। और इस बल का जो परिमाण है वो है Gm1m2/r²। तो यही हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स। वहीं विद्युत चुंबकीय बल के बारे में हम जानते हैं। ये सदैव आकर्षण प्रकृति का होता है। यानी ये हमेशा आकर्षित ही करता है, प्रतिकर्षित नहीं करता दो वस्तुओं को। विद्युत चुंबकीय बल है दो चार्ज के मध्य लगने वाला बल है, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल है। और इसका बल का मतलब है कि समान प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, वहीं विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। लेट्स समझते हैं कि कैसे। जैसे कि अगर दो चार्ज है, दोनों पॉजिटिव है, तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ये चार्ज इसको प्रतिकर्षित करता है, ये चार्ज इसको प्रतिकर्षित करता है। यानी ये इस पर इस दिशा में फोर्स लगाएगा, ये इस पर इस दिशा में फोर्स लगाएगा। वहीं अगर आप देख सकते हो कि दोनों चार्ज पर माइनस आवेश है, दो वस्तुओं पर माइनस आवेश है, तो इस पर जो चार्ज हुआ जो माइनस हुआ, तो ये इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और ये इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। वहीं अगर आप देख सकते हो कि दो विपरीत आवेश एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाते हैं, यानी ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ये नेगेटिव जो चार्ज है इस पर इस दिशा में फोर्स लगाएगा। तो इस फोर्स का मतलब यही है कि जो दो समान आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और दो विपरीत आवेश होते हैं वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और इस बल का जो परिमाण है वो है 1/4πε Q1 Q2/r²। अब इस फोर्स के माध्यम से आप परमाणु लेवल की घटनाओं को समझ सकते हैं।
आप अणु लेवल की घटनाओं को समझ सकते हैं। आप इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य लगने वाले बल के मध्य समझ सकते हैं, लगने वाला बल वो समझ सकते हैं। यानी इस पर बहुत छोटी सूक्ष्म दूरी पर, ये -10⁻15 मीटर से ऊपर के स्केल की जितनी भी घटनाएं होती है उसका वर्णन करता है। यानी ये परमाणु लेवल की घटनाओं की व्याख्या करता है, साथ में अनंत दूरी के जो चार्ज पार्टिकल के उनके मध्य भी ये फोर्स लगता है। तो इसका परिसर बहुत ही विस्तृत है और ये जो जितनी भी परमाणु अणु और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य जितनी भी गतियां हैं वो इस फोर्स के माध्यम से समझते हैं। वहीं जितनी भी बड़े लेवल, जितनी भी पार्थिव घटनाएं हैं, खगोलीय घटनाएं हैं या बड़े कणों के मध्य लगने वाले फोर्स है, इत्यादि प्रकार के जितनी भी घटनाएं हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स के माध्यम से समझ सकते हैं। अब समझते हैं कि प्रबल नाभिकीय बल। एक समान दूरी के लिए, इससे पहले प्रबल नाभिकीय बल समझे उससे पहले थोड़ा इनके मध्य रिलेशन समझ लेते हैं। इनके मध्य रिलेशंस ये है कि कोई जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ले लिया हमने, तो इनके मध्य जो बल लग रहा है, जो दूरी है समझ लो r है, तो इनके मध्य चार्ज के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी लग रहा है और इनके द्रव्यमान के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है। लेकिन समान दूरी के लिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मध्य जो विद्युत चुंबकीय बल है वो ग्रेविटेशनल बल का 10⁻36 गुना होता है, इतना अधिक फोर्स होता है। यानी इन मध्य जो फोर्स है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स के माध्यम से नहीं समझ सकते, इसको विद्युत चुंबकीय बल के माध्यम से ही इन घटनाओं को समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स इस फोर्स की तुलना में नगण्य है। तो अब समझते हैं प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल क्या होता है? कोई एटम है, एटम के मध्य होता है नाभिक, न्यूक्लियस, उनके मध्य होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो आप देख सकते हो किसी जो परमाणु होता है उसका जो एटम्स होता है वो लगभग स्थायी है। अगर हम देखें तो इन प्रोटॉन के मध्य प्लस चार्ज है, तो इस कारण ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अगर प्रतिकर्षित करते हैं तो ये नाभिक स्थायी नहीं होगा, क्योंकि एक दूसरे को प्रतिकर्षित करें तो ये नाभिक टूट जाएगा। लेकिन हम व्यवहारिक में हम देखते हैं कि नाभिक टूटता नहीं है, नाभिक स्थायी है। तो फिर इनको विद्युत चुंबकीय बल के माध्यम से समझा नहीं सकते, क्योंकि विद्युत चुंबकीय बल इसमें प्रतिकर्षी प्रकृति का होता है और प्रतिकर्षण प्रकृति के कारण ये नाभिक स्थायी नहीं रहना चाहिए। अब हम समझते हैं कि इनके मध्य ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स के माध्यम से भी हम नहीं समझ सकते, क्योंकि जो विद्युत चुंबकीय बल है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उससे 10⁻36 गुना ज़्यादा होता है। यानी अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स के माध्यम से ये एक्सप्लेन करें कि इन मध्य जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है और द्रव्यमान कारण इनमें आकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स जरूर लगे, लेकिन वो ग्रेविटेशनल फोर्स इतना कमज़ोर होता है इस विद्युत चुंबकीय बल के कारण कि ये नाभिक स्थायी नहीं रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स और विद्युत चुंबकीय फोर्स के माध्यम से इस जो नाभिक है उसके जो स्ट्रक्चर है उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। तो फिर हमें एक नया फोर्स है उसका कंसेप्ट लाना पड़ा, इसका नाम है प्रबल नाभिकीय बल। ये प्रबल नाभिकीय बल आकर्षी प्रकृति का होता है और ये 10⁻−15 मीटर से कम दूरियों में लागू होता है। यानी नाभिक का जो व्यास है वो 10⁻−15 मीटर है। तो हम कह सकते हैं कि 10⁻−15 मीटर से कम दूरियों के लिए प्रबल नाभिकीय बल लगता है। प्रबल नाभिकीय बल आकर्षी प्रकृति का होता है। ये प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य लगता है, ये न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के मध्य लगता है, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मध्य भी सेम फोर्स सेम नेचर का होता है। यानी चाहे इस पर आवेश हो चाहे इस पर आवेश नहीं हो, विद्युत रूप से उदासीन हो, किसी भी प्रकार का हो, ये आकर्षी प्रकृति का होता है। और ये जो विद्युत चुंबकीय बल है इसका लगभग 200 गुना होता है। अब आपने यहाँ पर देख लिया है कि इसको ग्रेविटेशनल फोर्स के माध्यम से नहीं समझा जा सकता, क्योंकि अगर आकर्षी प्रकृति का होता है ग्रेविटेशनल फोर्स तो उससे ज़्यादा तो विद्युत चुंबकीय बल लग रहा है। विद्युत चुंबकीय बल के कारण ये प्रतिकर्षण होकर विखंडित हो जाना चाहिए, यानी स्थायी नहीं रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो कि प्रबल नाभिकीय बल जो विद्युत चुंबकीय बल का भी 200 गुना होता है, जो आकर्षी प्रकृति का होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मध्य लगता है, इसके कारण ये नाभिक स्थायी बना हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो
कि नाभिक हैं उसके जो स्ट्रक्चर हैं उसको प्रबल नाभिकीय बल के द्वारा ही समझाया जा सकता है। अब हम समझते हैं कि दुर्बल नाभिकीय बल क्या होता है। दुर्बल नाभिकीय बल ये होता है कि ये लगभग 10⁻⁻16 मीटर से कम दूरियों की लगता है। जैसे कोई नाभिक है, नाभिक के मध्य जब कोई क्रियाएं होती है, अभिक्रियाएं होती हैं, तो अभिक्रियाओं के दौरान बीटा क्षय होता है और बीटा क्षय के माध्यम से एक इलेक्ट्रॉन और एक आवेश रहित अनावेशित कण निकलता है। तो इनके मध्य जितने भी जो ये अभिक्रिया हैं उसको दुर्बल नाभिकीय बल के द्वारा समझाया जा सकता है। इनकी व्याख्या हम विस्तार से इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि ये अभी आपके लिए नए टॉपिक है, ये बहुत ही थोड़ा ज़्यादा चिंतन मनन इसको समझने के लिए चाहिए। अभी आपके लेवल का है नहीं, इसलिए इसको आने वाले समय में पढ़ेंगे। तो ये बीटा समय के समय जो अभिक्रिया होती है उस समय ये दुर्बल नाभिकीय बल है वो प्रकट होता है। यानी इन घटनाओं की व्याख्या एक प्रबल नाभिकीय बल से, विद्युत चुंबकीय बल से, गुरुत्वाकर्षण बल से नहीं कर सकते, इसलिए हमें दुर्बल नाभिकीय बल इसको समझने के लिए चाहिए। तो आज आपने गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, विद्युत चुंबकीय बल क्या होता है, प्रबल नाभिकीय बल क्या होता है और दुर्बल नाभिकीय बल क्या होता है इत्यादि प्रकार की वस्तुओं को, इत्यादि प्रकार के कंसेप्ट को समझ लिया है। अब हम नया टॉपिक लेकर चलेंगे बलों के एकीकरण की ओर। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हमने चर्चा की है कि हमारा प्रयास है कि हर घटनाओं, नेचर की घटनाओं को एकीकृत करने का प्रयास करना, यानी अलग अलग घटनाओं को एक ही नियम से बांधने की कोशिश करना। तो फिर हमारी अगली कड़ी में यह है कि जो चार जो मूल बल है, फंडामेंटल लॉ है, इनको भी अगर एक कर दिया जाए तो फिर जो वस्तुएं हैं, जो घटनाएं हैं, उसको समझने में आसानी होगी। तो इससे पहले हमने पढ़ा है कि जो न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ है उसने पृथ्वी की घटनाओं को और खगोलीय घटनाओं को एकीकृत करने का प्रयास किया। यानी पृथ्वी और खगोलीय जो घटनाएं घटित हो रही है उनके लिए अलग अलग एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं रही, उनको एक ग्रेविटेशनल फोर्स के माध्यम से उन सभी घटनाओं को हमने समझ लिया है। वहीं अगर आप देख रहे हो कि जो मैक्सवेल है, मैक्सवेल ने अपने विद्युत चुंबकीय सिद्धांत दिए। उन विद्युत चुंबकीय सिद्धांतों के माध्यम से उन्होंने बताया कि जो प्रकाश है वो विद्युत चुंबकीय तरंगें ही है। तो फिर उन्होंने प्रकाश और विद्युत चुंबकीय तरंगों के मध्य एकीकृत करने का प्रयास किया। वहीं अगर आप देख सकते हो कि ऑर्स्टेड और जो माइकल फैराडे है उन्होंने विद्युत और चुंबकीय घटना को एकीकृत करने का प्रयास किया। यानी उन्होंने कहा कि विद्युत अलग से परिघटना नहीं है, चुंबक अलग से परिघटना नहीं है, ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है। तो इस प्रकार हमारे जो एकीकरण है उनके प्रयास किए गए। फिर बाद में अल्बर्ट आइंस्टीन ने ग्रेविटेशनल फोर्स और विद्युत चुंबकीय फोर्स को भी एकीकृत करने का प्रयास किया है, लेकिन वो इस योजना में सफल नहीं हुए। लेकिन अभी तक जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स और जो अन्य फोर्स है उनके मध्य जो एकीकृत करने का प्रयास किए जा रहे हैं, अभी तक जो एकीकृत का जो प्रयास है रुका नहीं है। हाल ही में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है यानी विद्युत चुंबकीय फोर्स और जो दुर्बल नाभिकीय बल है, जो वीक न्यूक्लियस फोर्स है, उनको एकीकृत किया जा चुका है और उनको एक विद्युत दुर्बल नए फोर्स के रूप में भी उसको समझाया जा चुका है। तो इनमें से चार मूल बलों में से दो जो मूल बल है उनको तो एकीकृत किया जा चुका है। विद्युत चुंबकीय बल और विद्युत चुंबकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल के मध्य एकीकरण हो चुका है। बाकी जो जितने भी दो जो बचे हुए हैं प्रबल नाभिकीय बल और ग्रेविटेशनल फोर्स है, इनका भी एकीकृत करने का प्रयास किया जा रहा है। तो लगातार बलों के और एकीकृत करने का प्रयास किए जा रहे हैं। उम्मीद है आने वाले समय में ये एकीकरण सफल हो सकेगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आने वाले समय में इस चैप्टर से संबंधित और बातें करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।